हेलो एवरीवन, स्क्रीन पर देख रहे हैं डिजिटल एसपी का पेपर है 28 जुलाई 2025 में अभी ये हुआ था। अभी जो नेक्स्ट पेपर आपका 25 सितंबर 2025 में होने वाला है, उसकी प्रिपरेशन के लिए पीवाईक्यूज करने बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉमर्स से रिलेटेड है ये। पेपर 2 आपका है कॉमर्स। ठीक, इसको करेंगे। पहले हम क्वेश्चन आपके 1 से 35 तक कर चुके हैं विद वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। अभी हम 36 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक जाते हैं। ठीक है, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। जो मेरे बारे में थोड़ा जानना चाहे वो यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 36 पर। ये देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वेश्चन है आपका, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इज टू फैसिलिटेट मैनेजमेंट फोकस ऑन रियली इंपॉर्टेंट टेक्निकल एंड स्ट्रेटेजिक। मतलब सिर्फ आपका जो फोकस होना चाहिए जो रियली इंपॉर्टेंट है और टेक्निकल स्ट्रेटेजिक टास्क है, बाकी चीजों को आपको ध्यान नहीं देना है। मैनेजमेंट के फोकस की बात हो रही है, मैनेजमेंट को रियली इंपॉर्टेंट टास्क पे ही ध्यान देना है, बाकी चीजों को छोड़ देना है। तो ये आपका है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का रूल। ठीक है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का ऑब्जेक्टिव ये होता है। बाकी देखिए आपको क्या है, MBWA 360 डिग्री अप्रेजल और MBO, ये बाकी तीनों टर्म्स क्या है ये भी आपको पता होनी चाहिए। पीवाईक्यू हमें इसी तरीके से करने होते हैं कि चारों ऑप्शंस जो है, चारों ऑप्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अभी हमने मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के लिए तो यहाँ देख लिया, बाकी इन तीनों के लिए हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। जो है आपका पहला है, देखिए MBWA, जिसका फुल फॉर्म है मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अराउंड, या फिर वॉकिंग अराउंड की जगह आप वंडरिंग अराउंड भी हो सकता है। इज अ मैनेजमेंट टेक्निक है ये, वेयर मैनेजर एक्टिवली लीव देयर ऑफिसेज टू वॉक थ्रू द वर्क प्लेस। मतलब कोई वहां सब घूमे, ऑब्जर्व करें ऑपरेशन को, एंगेज इन इनफॉर्मल एंड फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन विद एम्प्लॉय। मतलब जो एम्प्लॉयज हैं आपस में बातचीत करें, उनको इधर उधर जाने को फ्री एनवायरनमेंट दिया जाता है। दिस हैंड ऑन अप्रोच एम टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। इम्प्रूव होगा कम्युनिकेशन, इम्प्रूव होगा तो रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा, उससे हमारे उससे जो बेटर अंडरस्टैंडिंग है डे टू डे ऑपरेशन और अच्छे हो पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? टॉम पीटर एंड रॉबर्ट वाटरमैन ने दिया था 1982 में। उनकी बुक आई थी इन सर्च ऑफ एक्सीलेंस, उसमें ये सारी चीजें थी। तो आपको यहाँ पर नाम ध्यान रखना है, टॉम पीटर एंड रॉबर्ट वाटरमैन। ठीक है, ये दो नाम है। अब अगला है 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल की एक टेक्निक है। 360 डिग्री मतलब 360 है, जब हम सर्कल पढ़ते हैं तो उसमें जो एंगल होता है वो 360 का होता है। 360 डिग्री का मतलब है कि ऑल अराउंड फीडबैक जो मिल रही है वो ऑल अराउंड से मिल रही है। फीडबैक फ्रॉम अ होलिस्टिक व्यू, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, वीकनेस, फॉस्टर सेल्फ अवेयरनेस। इससे जो फीडबैक मिलती है उससे सेल्फ अवेयरनेस, ओपन कम्युनिकेशन, पर्सनल ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, सभी से मिल रही है। सभी कौन है? जैसे कि मैनेजर हो गए, या फिर हमारे पीयर ग्रुप हो गए, या फिर इवन कस्टमर और क्लाइंट भी हो सकते हैं। ठीक, 2 पॉइंट्स क्लियर। थर्ड है आपका MBO। MBO का फुल फॉर्म है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये क्या कहता है? अ कोलैबोरेटिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी वेयर मैनेजर एंड एम्प्लॉय जॉइंटली सेट एंड मॉनिटर गोल। मतलब मैनेजमेंट और एम्प्लॉय साथ में गोल सेट करते हैं और उनको मॉनिटर करते हैं, अचीव करते हैं। ठीक है, और MBO का जो ये कॉन्सेप्ट है वो आपका दिया था पीटर ड्रकर ने। ये इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको उसके बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से हमें इनकरेक्ट देखना है। तो देखिए, डिबेंचर, 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 डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर के बारे में है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। डिबेंचर आर द फिक्स्ड चार्जेस फंड दैट कैरी अ फिक्स्ड रेट। हाँ, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। आपने देखा होगा 8% डिबेंचर कहीं लिखा होता है, या फिर 2% डिबेंचर, इस तरीके से बैलेंस शीट्स वगैरह में लिखा रहता है। तो ये पहला आपका हो गया ट्रू। हमें बताना है इनकरेक्ट। ये क्वेश्चन को ध्यान देखिएगा, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट। ठीक है, तो अभी के लिए ये तो करेक्ट है, तो ये नहीं होगा। डिबेंचर रिप्रेजेंट द लोन कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड द होल्डर ऑफ द डिबेंचर आर क्रेडिटर। जिनसे हम, ये जो डिबेंचर होते हैं एक तरीके से अमाउंट होता है लोन का जो कंपनी लेती है, ये बात ट्रू है। और जो हमारे डिबेंचर है वो क्रेडिटर है, क्योंकि हमें क्रेडिटर को पैसा वापस देना होता है, तो ये पैसा देना होता है, तो ये भी ट्रू है, दोनों बातें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द इशू ऑफ डिबेंचर इज suitable in the situation where the sales and earning of the company are relatively stable। अब देखिए, जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो कंपनी की जो अर्निंग और सेल्स है, सेल्स और अर्निंग है, वो रिलेटिवली स्टेबल होनी चाहिए। सही बात है। कैसे? डिबेंचर आप बाहर से फिक्स रेट होता है, अभी देखा ना, फिक्स रेट है, तो ये 8% आपको देना ही है उन्हें। तो ये आप कब दे पाएंगे? जब आपकी रिलेटिव स्टेबिलिटी हो, कंपनी में अर्निंग
स्टेबल हो तभी ना 8% दे पाएंगे, ठीक है। अर्निंग नहीं है तो फिर आप डिवेंचर का फिक्स्ड अमाउंट नहीं दे पाएंगे, उस वक्त में इक्विटी शेयर सही रहता है कि जो भी बचेगा प्रॉफिट या लॉस वो आपस में बांट लिया जाएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखिए, डिवेंचर होल्डर एंजॉय हाई रिटर्न ड्यूरिंग प्रोस्पेरिटी, मतलब अगर कंपनी का टाइम प्रोस्पेरिटी का चल रहा है, मतलब हाई रिटर्न कमा रही है, तो इनका भी रिटर्न हाई हो जाएगा, ऐसा नहीं है। डिवेंचर का तो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी पढ़ा है हमने, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड हैव अ से इन अ मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। मैनेजमेंट ऑफ कंपनी में वो कुछ कह सकते हैं? कुछ नहीं कह सकते हैं। तो यही है आपका करेक्ट आंसर इस 37 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग financial metrics is critical for assessing the impact of additional debt? असेसिंग क्रिटिकल है मतलब इंपॉर्टेंट है कि एडिशनल डेट अगर हम लेते हैं बाहर से, अगर हम डिवेंचर लेते हैं या बाहर से कोई लोन उठाते हैं और ना कंपनीज बैलेंस शीट, तो कौन सी चीज आपको देखनी होगी, कौन सा फॉर्मूला बताएगा कि उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। तो देखिए ये सारे फॉर्मूले अगर हम देखें, डेट वर्ड पहली बात तो यही यूज हो रहा है, कहीं और यूज नहीं हो रहा है। दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100 करके निकलता, तो जीपी और सेल है, इसमें आपके डेट का कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट टू अर्निंग में भी डेट का कोई मतलब नहीं है, प्राइस कितना है, अर्न कितना किया। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एसेट्स, आपके एसेट्स कितने हैं और एसेट्स जो रिटर्न आप कमा रहे हैं उन एसेट्स की वजह से, तो यहाँ पर भी डेट की कोई बात नहीं हो रही है। तो डेट सर्विस कवरेज रेशो सिर्फ यहीं पर आ रहा है, तो यही इसका फॉर्मूला होगा, डेट सर्विस कवरेज रेशो। जब हम डेट लेते हैं तो ये नीचे आपका इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट करके डिवाइड होता है और ऊपर आपका ईबीआईटी आता है, तो यहाँ पर इसकी बात होती है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट इसका देख लेते हैं कुछ एक्सप्लेनेशन। ये देखिए, DSCR मेजर अ कंपनीज, वही फॉर्मूला है उसका, एबिलिटी टू जनरेट इनफ कैश फ्लो टू कवर इट्स प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट, मतलब जो डिवाइड होता है ना वो प्रिंसिपल इंटरेस्ट होता है और ऊपर ईबीआईटी आती है। which directly relate its capability to service the new debt taken on। न्यू डेट लेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हमें देना होगा, तो उतनी अर्निंग हमारी है या नहीं, तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट का कितने टाइम्स अर्न हम कर रहे हैं वो इसमें हम देखते हैं, तो यही इसका हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में बता चुकी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जीपी मतलब सेल्स या फिर कॉक्स हो सकता है, सेल्स की जगह अगर नहीं दिया होता तो हम कॉक्स यूज करते हैं, वो दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें और ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मुझे बताना चाहिए था वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following is not a classification of partners based on their extent of participation in the business? बिजनेस में पार्टिसिपेशन, ध्यान दीजिएगा, बिजनेस में कोई पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन। तो नॉमिनल पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर है जो एक्टिव नहीं है, बिजनेस पर ध्यान नहीं दे रहा है। एक्टिव पार्टनर वो है जो हर टाइम वहां अवेलेबल होगा। लिमिटेड पार्टनर जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो, ठीक है। और एक बचा आपका नॉमिनल पार्टनर, तो नॉमिनल पार्टनर भी आपका पार्टनरशिप में होता है। ये लिमिटेड पार्टनर एक ऐसा है जो पार्टिसिपेशन के बेसिस पे नहीं है, लायबिलिटी का देख रहे हैं, ये लिमिटेड पार्टनर या अनलिमिटेड पार्टनर, और ऐसा कोई शायद पढ़ा भी नहीं होगा, अगर हुआ भी है लिमिटेड अनलिमिटेड तो वो आपका लायबिलिटी के बेसिस पे होगा, पार्टिसिपेशन के बेसिस पे नहीं, ठीक है। इसका और नॉमिनल पार्टनर का एक्सप्लेनेशन देखिए, बाकी के कौन से पार्टनर्स होते हैं, एक्टिव पार्ट कौन कौन से पार्टनर होते हैं, एक्टिव पार्टनर है जो वर्किंग है, स्लीपिंग पार्टनर को आप डोरमेंट पार्टनर भी कह सकते हैं, एक आपका सीक्रेट पार्टनर है जिसके बारे में आपने किसी को बताया नहीं है, नॉमिनल पार्टनर है जो काम कर रहा है और नॉमिनल अपना प्रॉफिट ले रहा है, पार्टनर बाय स्टॉपल है और बाय होल्डिंग आउट। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, पार्टनर बाय स्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। जब कोई पर्सन खुद कहे, खुद ऐसे बिहेव करे कि मैं एक कंपनी का पार्टनर हूँ, तो पार्टनर बाय स्टॉपल है। और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है जब कोई पार्टनर है ना, जैसे ए कंपनी है, ए कंपनी का कोई पार्टनर बिहेव कर रहा है किसी बी व्यक्ति के लिए कि ये हमारे पार्टनर है, जबकि वो एक्चुअली में है नहीं, तो उसे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, बी को पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहेंगे, और इस पर्सन को जो खुद बिहेव कर रहा है वो पार्टनर बाय एस्टोपल होगा। माइनर पार्टनर होते हैं जो लेस देन 18 ईयर्स है, लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज है ना। और पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, कुछ ऐसे पार्टनर होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेते हैं। सब पार्टनर, जो पार्टनर अपने ही शेयर के नीचे कुछ रख ले, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे पार्टनर का शेयर था, कैपिटल देनी थी 1 लाख, लेकिन उसके पास 1 लाख रुपए थे नहीं, तो उसने किसी और से बात करी कि 50-50 दे देते हैं, ठीक है। एक्चुअल में तो वहां पर मैं रहूंगा,
बाकी मुझे जो भी प्रॉफिट होगा वो तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। बाकी इस बारे में कंपनी को पता हो या ना पता हो कोई फर्क नहीं पड़ता सब पार्टनर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सिंपल आप ये देखेंगे कि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है, बिजनेस में जो मैनेजमेंट काम कर रहा है उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, कंपनी की प्रॉस्पेरिटी बढ़े, ये तो होगा उसका ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन बेटरमेंट, जो हाँ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका बेटरमेंट हो, सोशल जस्टिस हो समाज के साथ, ठीक है, ये सब चीजें तो पॉजिटिव बातें हैं। अचीविंग मिनिमम आउटपुट विद मैक्सिमम एफर्ट, एफर्ट हम मैक्सिमम कर रहे हैं और आउटपुट हमें मिनिमम मिले, ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव रखेगा मैनेजमेंट? ऐसा नहीं रखेगा, तो यही इसका नेगेटिव पॉइंट है। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का अच्छे से यूज हो, वेस्टेज ना हो, तो ये पॉजिटिव है, तो इसका सिर्फ थर्ड आंसर अभी बचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 41 एस पर अमेंडेड हिंदू सक्सेशन एक्ट, 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट जो कि HUF के लिए होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला जो बिजनेस होता है, उसमें एक आपका अमेंडमेंट हुआ है 2005 में। हु कैन एक्ट एज कर्ता, उसके अकॉर्डिंग क्या उसमें ऐसा चेंज आया था कि कर्ता, उसमें क्या बताया गया कि कर्ता कौन हो सकता है? उसमें बताया था जो ये 2005 वाला है ना, ये मैरिड डॉटर के लिए था, है ना, मैरिड डॉटर के लिए था, जिस डॉटर की शादी हो गई। अभी 2005 में क्या हुआ कि जो मैरिड डॉटर है वो भी बिजनेस का पार्ट रहेगी, ऐसा अमेंडमेंट हुआ है, बिजनेस पार्टनर होगी बाय बर्थ, है ना। और चाहे वो शादी के बाद अपने इन लॉस के बिजनेस में है तब भी वो इसका पार्ट है, इन लॉस के बिजनेस में है तब भी इसका पार्ट वो रहेगी। और अगर वो एल्डेस्ट मेंबर है तो वो कर्ता भी हो सकती है, ऐसा कहा। द ओनली अ मैरिड सन, तो सन के बारे में नहीं कहा। एल्डेस्ट कोप्रोहेंसर रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, यही कहा। अगर जो भी एल्डेस्ट व्यक्ति है, जो भी एल्डेस्ट मेंबर है, वो इसमें वो जेंडर मतलब कर्ता बन सकता है। हु कैन एक्ट एज कर्ता? एल्डेस्ट कोप्रोहेंसर, जो मेंबर एल्डेस्ट है रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, चाहे मेल हो या फीमेल, वो कर्ता हो सकता है। तो इसका यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बारे में आप यहाँ देख सकते हैं। बाकी और क्या बोला था, पहले भी वाला क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड रिप्रेजेंट अ लिमिटेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के फायदे भी हैं तो लिमिटेशन भी कुछ होगा। प्रेफरेंस शेयर क्या है, उनको फिक्स कुछ मतलब इनको भी डिविडेंड मिलता है, लेकिन प्रायोरिटी मिलती है डिविडेंड से। शेयर होल्डर से पहले जो डिविडेंड होता है वो इनको मिलता है, जो बचा हुआ होता है वो शेयर होल्डर को मिलता है। देखिए इन पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं, लिमिटेशन के बारे में बताना है। देखिए, प्रेफरेंस कैपिटल डाइल्यूट द क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ओवर एसेट्स ऑफ द कंपनी। प्रिंसिपल कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल मतलब प्रेफरेंस से जो कैपिटल आई है उसकी वजह से इक्विटी का थोड़ा सा कम हो जाता है एसेट्स के ऊपर कंपनी का, क्योंकि प्रेफरेंस, क्योंकि इनको पहले प्रेफरेंस मिल जाती है ना। तो ये बात तो सही है। Preference shareholder have a preferential right of repayment over equity in the event of liquidation of a company। जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो प्रेफरेंस मिलता है, ये बात सही है, ये एडवांटेज हो गई एक तरीके से। प्रेफरेंस शेयर प्रोवाइड रीजनेबली स्टडी इनकम इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड रिटर्न, प्रेफरेंस शेयर को भी मिलती है, ये भी ठीक है। प्रेफरेंस शेयर डू नॉट अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर ओवर द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में इक्विटी शेयर होल्डर्स का कंट्रोल होता है और उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर अफेक्ट नहीं करते हैं, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, पर इसमें लिमिटेशन की बात हो रही है, तो लिमिटेशन में इसमें आंसर फर्स्ट दिया हुआ है, प्रेफरेंस कैपिटल डाइल्यूट द क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ओवर एसेट्स ऑफ द कंपनी। ऐसा वैसे कुछ होता नहीं है। यहाँ पर इसमें नेगेटिव पूछा था, आई थिंक ना यहाँ पर नॉट होगा प्रेफरेंस शेयर का, तो ऐसा नहीं है। जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं ना वो इक्विटी शेयर के हक को एसेट्स के ऊपर उसको ये नहीं कर सकते, तो ये वाला इसमें इसका आंसर ये DBB ने माना है। बाकी ये तो ट्रू है ही। क्वेश्चन में आई थिंक कुछ, इसको मुझे एक बार चेक भी करना पड़ेगा, हम इसे दोबारा भी रिपीट कर लेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इसमें 2 पॉइंट्स, फर्स्ट इसका आंसर है, मुझे यहाँ पे नोट का लग रहा है कि प्रेफरेंस शेयर का नहीं है कोई पॉइंट, प्रेफरेंस शेयर के बारे में इनकरेक्ट है इस तरीके से। ठीक है, वैसे इसका आंसर फर्स्ट है।
कि डाइल्यूट नहीं करता है इक्विटी शेयर के क्लेम को। डाइल्यूट माने वीक करना, इक्विटी शेयर के क्लेम को एसेट्स के ऊपर वीक करता है, ऐसा प्रेफरेंस कैपिटल नहीं करता है। इसको इस तरीके से समझते हैं कि जब एक कंपनी प्रेफरेंस शेयर से फंड उठाती है, ये क्वेश्चन को इस तरीके से समझा जाएगा, जब एक कंपनी प्रेफरेंस शेयर से कोई फंड उठाती है तो उसे क्या तो फायदे होते हैं कंपनी को और क्या नुकसान होता है। तो उस केस में फर्स्ट वाला आपका ट्रू है, क्योंकि हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस देनी पड़ती है, तो इक्विटी शेयर होल्डर के जो शेयर होता है उसको डाइल्यूट करते हैं, मतलब कम करते हैं। तो ये बात कंपनी के लिए लिमिटेशन है ना, बाकी कंपनी के लिए कोई लिमिटेशन ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following is a cause of the difference between balance shown by bank passbook and the balance shown by cash book? पासबुक और कैश बुक जो होती है, पासबुक वो होती है जो हमें मिलती है बैंक से, और बाकी जो वो अपने, जब हम देखते हैं कि जरा भैया देख के बताना हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो वो देख के बताते हैं, तो वो हमारे नाम की कैश बुक खोलते हैं, है ना। तो उसमें डिफरेंस किसकी वजह से आता है, कॉज क्या है डिफरेंस का, इन दोनों में अगर डिफरेंस है बैलेंस में तो क्या डिफरेंस है, किस वजह से डिफरेंस है। ठीक है, पासबुक बैंक एंट्री करके देता है और कैश बुक इस तरीके से होती है जो हमने अपने पास मेंटेन करके रखी हुई है, हम अपने ऑफिस में मेंटेन कर लेते हैं, ऑफिस हाथ से लिख के, है ना। तो देखिए कैश सेल्स रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो कैश सेल्स की वजह से नहीं, कैश सेल्स का तो अलग अपने सेल्स सब्सिडरी बुक में ये रिकॉर्ड होता है, डेप्रिसिएशन कैश बुक में नहीं आता। परचेज रिटर्न रिकॉर्डेड इन कैश बुक, परचेज रिटर्न भी परचेज रिटर्न में आता है, तो कैश बुक और पासबुक से कोई मतलब नहीं है, सब्सिडरी बुक्स होती हैं अलग इनकी। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अब चेक इशू हो गया तो हमने क्या किया होगा, अपने यहाँ कैश बुक में एंट्री कर ली कि चेक इशू हो गया, हमने भेज दिया, ठीक है, तो हमने माइनस कर लिए होंगे, जब मानी 10,000 का 10,000 का चेक गया, ठीक है, हमने अपना बैलेंस रिड्यूस कर दिया, लेकिन उसने वो बैंक में जमा ही नहीं किया उस बंदे ने। फिर मानो मैंने अपने यहाँ 40,000 अमाउंट दिखा दिया 10,000 माइनस करके, फिर मैं पासबुक को प्रिंट कराने गई, मैंने पूछा बैंक वाले से जरा मेरे पास प्रिंट कर देना, उसमें अभी भी 50,000 बैलेंस दिखा रहा है, तो ये डिफरेंस आ गया ना। तो क्यों हुआ कि हमने चेक इशू कर दिया, तो उसकी एंट्री अपने पास कर ली, बैलेंस माइनस कर दिया, लेकिन उस व्यक्ति ने अभी तक उससे को बैंक में जमा करके पैसे नहीं लिए, इसलिए हमारा डिफरेंस आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 43 का आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which of the following time period is known as disinvestment strategy? कौन से पीरियड को आप मतलब गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट किया, बेचा पब्लिक कंपनीज को, गवर्नमेंट के हक में, मतलब गवर्नमेंट के पास जो थी सारे सेक्टर्स उनको बेचा, उस ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पर फोकस रखा गया, उसे स्ट्रेटेजिक सेल्स भी कहा पब्लिक सेक्टर का। तो वो कौन सा टाइम पीरियड था, वो आपका था 1999 से 2004 तक, इसको कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच of the following is not primarily objective of privatization? प्राइवेटाइजेशन 1991 में आईएमएफ से लोन लेना पड़ा इंडिया को, उन्होंने, और आईएमएफ ने फिर एक एडवाइजरी फ्री दी कि एलपीजी आपको करना पड़ेगा, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी प्राइवेटाइजेशन और जी ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन पी फॉर होता है आपका प्राइवेटाइजेशन, जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब है कि पब्लिक सेक्टर का शेयर कम करके जो इकोनॉमी है वो प्राइवेट हैंड्स में बढ़ानी चाहिए, कुछ ही सेक्टर्स में, मतलब पब्लिक गवर्नमेंट का रोल कम करना है और प्राइवेट इन्वेस्टर्स का बढ़ाना है। तो वो किस लिए था, नॉट बताना है, नॉट ऑब्जेक्टिव, प्राइवेटाइजेशन करने का ऑब्जेक्टिव नहीं है। पहला, इम्प्रूविंग ऑपरेशन एफिशिएंसी ऑफ एंटरप्राइजेस, ऐसा कहते हैं कि प्राइवेट हैंड्स में जाके एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो ये बात ट्रू है क्योंकि कंपटीशन ज्यादा हो जाता है। अनकरेजिंग कंपटीशन, ये भी बात सही है, ये भी ऑब्जेक्टिव था। अट्रैक्टिंग प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये फिर ग्लोबली भी, यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन भी था ना, तो इनमें इन्वेस्टमेंट आएगा, जब एफिशिएंसी बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, तो ये प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करेंगी ये कंपनीज। ठीक है, फोर्थ है इंक्रीजिंग गवर्नमेंट फिस्कल बर्डन थ्रू सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या होती है, जो गवर्नमेंट देती है ना, लोगों को या कंपनीज को। तो प्राइवेटाइजेशन करने का मोटिव ये था कि गवर्नमेंट की सब्सिडीज बढ़ जाए, नहीं, यही इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था, गवर्नमेंट पे बर्डन को रिड्यूस करने के लिए था, ना कि
इंक्रीज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए प्राइवेटाइजेशन था। नेक्स्ट चलते हैं। एज पर दी कंपनीज एक्ट 2013 द सीलिंग लिमिट, सीलिंग माने मैक्सिमम कह सकते हैं, फॉर हैविंग मेंबर इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज कैप्ड एट, मैक्सिमम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप बना रहे हैं तो मैक्सिमम मेंबर या शेयर होल्डर आप कह सकते हैं कितने होंगे, 200 होंगे। यही अगर आप पब्लिक लिमिटेड की बात करें तो मैक्सिमम के लिए नो लिमिट है, क्योंकि वो उनको पब्लिक को क्या एडवांटेज है कि वो शेयर और डिवेंचर इशू कर सकते हैं। जब शेयर इक्विटी शेयर होल्डर वो इशू करते हैं और इक्विटी शेयर होल्डर आपको पता है कि ओनरशिप में भी पार्ट होता है, ओनरशिप होते हैं, ओनर होते हैं वो, तो वो पब्लिक से ले रहे हैं जब पैसे, तो पब्लिक में तो न जाने कितने लोग हो सकते हैं, तो उसकी कोई ऐसी लिमिट नहीं होती है। ठीक है, पब्लिक में नो लिमिट है और प्राइवेट में 200 के लिए है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेस्पेक्ट टू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्सेप्ट, हम ये इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कहूँ तो प्रिंसिपल की बात हो रही है ना। प्रिंसिपल हम पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, उसी का एक नाम है अलग लैंग्वेज में, यूबरामेई फिडाई मीन्स। इसका क्या मीन्स है? इसका मीन्स है अटमोस्ट गुड फेथ। फिडाई से फेथ मैंने याद किया हुआ है ना, तो ये फेथ के बारे में है और ये सारे प्रिंसिपल हैं। तो इंडेमनिटी के बारे में जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये लाइफ इंश्योरेंस में नहीं होता, बाकी अदर सारे इंश्योरेंस में ये पाया जाता है। इंडेमनिटी का मतलब है जो आपका लॉस हुआ है उसको क्या कह सकते हैं, रीस्टोर कर देंगे या रिपोजिशन कर देंगे, है ना। बाकी सब चीजों में कोई आग लग गई है, सामान चोरी हो गया, उसको आप रिपोजिशन कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में किसी का हाथ कट गया है या कोई व्यक्ति डेथ हो गया है तो उसको आप रिपोजिशन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए लाइफ इंश्योरेंस में इंडेमनिटी नहीं होता है, इंडेमनिटी का प्रिंसिपल नहीं लगता है, बाकी सारे लगते हैं। ठीक है, और हम और अच्छे से इनको पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप वहां देखेंगे तो आपको मिलेगा। और बाकी कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं वो है नेक्स्ट पेज पर, ये देख सकते हैं, ये सारे हमने पढ़े हैं लास्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which statement best explain the relationship between planning and controlling? प्लानिंग आपका फर्स्ट होता है और कंट्रोलिंग आपका लास्ट स्टेप होता है मैनेजमेंट में देखें तो। ठीक है, एनसीईआरटी में आप ये पढ़ सकते हैं प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बारे में। तो इनके रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है। देखिए तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, प्लानिंग इज बेस्ट एक्सप्लेनेशन। प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट, while controlling is concerned solely with observation। कंट्रोलिंग सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बात करता है और प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन की बात करता है। देखते हैं आगे। और प्लानिंग एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव व्हाइल कंट्रोलिंग मॉनिटर प्रोग्रेस टू एंश्योर दीज ऑब्जेक्टिव आर अचीव। प्लानिंग में तो हम ऑब्जेक्टिव्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि ये करना है वो करना है, ठीक है, लेकिन कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग मॉनिटर करता है प्रोग्रेस को और एंश्योर कर लेगा कि ऑब्जेक्टिव अचीव हो ही जाए। तो ऐसा तो नहीं है कंट्रोलिंग एंश्योर कर देगा। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर अनरिलेटेड मैनेजर फंक्शन, अनरिलेटेड नहीं है, रिलेटेड है, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। कंट्रोलिंग रिप्लेस प्लानिंग इन मॉडर्न मैनेजमेंट सिस्टम, कंट्रोलिंग प्लानिंग को रिप्लेस कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये भी गलत है। इसके लिए फर्स्ट आंसर ही केवल ट्रू जाएगा। ठीक है, प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन की बात करता है, कंट्रोलिंग ऑब्जर्व करेगा केवल, नहीं, इसके लिए सेकंड आंसर करेक्ट है। ठीक है, सेकंड। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव स्टैब्लिश करेगा कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, कितने समय में होना चाहिए, कितने कॉस्ट पर होना चाहिए, ऐसा प्लान कर लेंगे। और कंट्रोलिंग उस जो जो काम हो रहे हैं उन्हें मॉनिटर करेगा और इंश्योर करेगा। 100% तो नहीं कहेंगे इंश्योर का मतलब, लेकिन इंश्योर करेगा कि वो ऑब्जेक्टिव अच्छे से पूरे हों, ऐसा कंट्रोलिंग का काम है। ठीक है, हो या ना, लेकिन कंट्रोलिंग का ये काम है। ठीक है, ये ठीक, तो इसके लिए सेकंड ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। 49 which of the following statement is false or incorrect? false और incorrect बताना है तो पढ़ लेते हैं। A partner can transfer his share to some other person without the consent of other partner। अगर हम यहाँ पार्टनर की बात हो रही है तो हम एज्यूम करते हैं कि पार्टनरशिप की बात हो रही है। पार्टनरशिप में जो मेंबर्स होते हैं कोई भी उसमें एडमिशन होगा या रिटायरमेंट होगा, है ना, तो वो सबकी मर्जी से होता है। कोई व्यक्ति अकेला डिसाइड नहीं कर सकता कि किसी और को एडमिट कर लेते हैं। तो ऐसे ही जब शेयर ट्रांसफर हो रहा है तो कंसेंट विदाउट कंसेंट नहीं है, विद कंसेंट होगा। ठीक है, विद कंसेंट होगा, तो पहला आंसर इसका रॉन्ग है। ठीक है, सेकंड, एवरी पार्टनर इज द प्रोप्राइटर ऑफ द फर्म एंड आल्सो एन एजेंट ऑफ द फर्म। पार्टनर्स में
प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है, ये ट्रू है। और यहाँ पर भी एवरी पार्टनर प्रोप्राइटर है और एजेंट भी है, तो ये ट्रू है, तो ये करेक्ट है। अ पर्सन हु इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट। जो होल्डिंग और स्टॉपल दोनों की बात कर लेते हैं। होल्डिंग आउट वाला है या स्टॉपल वाला पार्टनर है, दोनों को ही शेयर इन प्रॉफिट नहीं मिलता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। इन्होंने कहा कि प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो आपका फर्स्ट और थर्ड इसमें रॉन्ग है और वही हमसे पूछा है फॉल्स, तो फर्स्ट एंड थर्ड इसके करेक्ट आंसर हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अकर व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन लूजेस कंट्रोल ओवर कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर। किसी आउटसाइडर को इंफॉर्मेशन चली गई है ऑर्गेनाइजेशन की, उन्होंने कंट्रोल नहीं कर पाए, इंफॉर्मेशन आउटसाइड हो चुकी है, तो उसे क्या कहते हैं आप? उसे कहते हैं डेटा ब्रीच। बाकी ये आपका फार्मिंग, स्पूफिंग, स्निफिंग, ये क्या होता है? अगर आप सिक्योरिटी के मतलब में देखें तो ये क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने रखा है नेक्स्ट पेज पर, आप यहाँ से देख सकते हैं। फार्मिंग क्या है? ऑनलाइन फ्रॉड है, जहाँ यूज ऑफ मैलिशियस कोड टू डायरेक्ट विक्टिम टू स्पूफ वेबसाइट इन एन अटेम्प्ट टू स्टील देयर, उनके ओटीपी या सीवीवी नंबर, इनको स्टील करने की कोशिश करी जाती है। ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है, वेयर एन अटैकर इंस्टॉलिंग मैलिशियस कोड ऑन विक्टिम्स कंप्यूटर और सर्वर। मतलब कुछ डाउनलोड होता है कि हमारे कंप्यूटर में कभी-कभी हम कोई वेबसाइट वगैरह पे क्लिक कर देते हैं तो उससे कुछ और ही डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, वो फॉर्मिंग हो गया। और स्पूफिंग क्या है? ये एक ऐसा एक्ट है जहाँ पर ट्रस्टेड एंटिटी टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द सिस्टम, स्टील डेटा एंड कमिट फ्रॉड। मतलब ऑथराइजेशन मिल जाता है, फोन का कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है। स्निफिंग है, एक्ट ऑफ इंटरसेप्टिंग एंड इंस्पेक्टिंग डेटा पैकेट एज दे ट्रेवल अक्रॉस द नेटवर्क। ये एक अलग चीज है कि जब हम थ्रू नेटवर्क कोई मैसेज भेजते हैं ना, तो वो पैकेट्स में जाता है। अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा तो उसमें पता होगा कि वो पैकेट्स में जाता है। तो इज एन एक्ट ऑफ इंटरसेप्टिंग एंड इंस्पेक्टिंग डेटा पैकेट। डेटा जो पैकेट है उनका इंटरसेप्टिंग और इंस्पेक्टिंग करना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 50 क्वेश्चंस तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, 50 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको देखिए और पुरानी वीडियोस को देखिए, इनके सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। कोई और पेपर है या कोई और क्वेश्चन है, आप मुझसे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं बता देती हूँ, जिससे मेरा वैसे चैनल का नाम भी है कॉमर्स स्ट्रीम एक्स। एक्स आपका कैपिटल में है, तो आप देख सकते हैं टेलीग्राम पर आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए मैंने इस पेपर की पूरी पीडीएफ विद आंसर डाली हुई है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी हेल्प चाहिए आप ग्रुप में मैसेज डालिए, अपनी प्रॉब्लम को डालिए। सिर्फ हाई डालने से मुझे प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी। आपको जो भी प्रॉब्लम है या कोई डाउट है उसे पूरा आप लिख के डालिए, या फिर मुझे आप पर्सनल मैसेज भी, जैसे और बच्चे पर्सनल मैसेज अभी कर रहे हैं, तो आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं और चाहे तो ग्रुप में भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।